नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी की गतियाँ। अब जो पृथ्वी होती है, जैसे मान लीजिए ये पिक्चर आपके सामने दिख रही है। हम यहाँ देख सकते हैं जैसे सूर्य है, सूर्य केंद्र बिंदु पे है, सौर मंडल में हम देख सकते हैं। और हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ साथ जो अन्य 7 ग्रह यानी कि टोटल 8 ग्रह जो सूर्य है उसका चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी भी एक प्रकार से, पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है। तो वो हम अभी देखने वाले हैं। तो आप यहाँ नॉर्मली देख सकते हैं जो पृथ्वी है हमारी सूर्य के आसपास घूमती है, साथ में वो अपने अक्ष में भी घूमती है, यानी कि 2 प्रकार की गतियाँ है। तो दोनों प्रकार की गतियों के कारण हम देख सकते हैं यहाँ पे एक तो ऋतु में परिवर्तन हमको दिख रहा है, दूसरा हमको दिन और रात में परिवर्तन दिख रहा है। यानी कि हर 12 घंटे, यानी कि एक जो 24 घंटे का जो दिन होता है उसमें आपको रात भी देखने को मिलेगी और आपको एक दिन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और साल भर में आप देख सकते हैं आपको 4 ऋतुओं में परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ शरद ऋतु दिख रही है, उसके बाद इधर आप देख सकते हैं ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वसंत ऋतु और शीत ऋतु। इस प्रकार से आप यहाँ अलग अलग प्रकार से ऋतुओं में परिवर्तन देख सकते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में अलग होता है और दक्षिणी गोलार्ध में अलग ऋतु होती है, तो ये भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ के अंतर्गत। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो गति होती है वो 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ देखिए 2 प्रकार की गति कौन कौन सी होती है। एक तो होती है घूर्णन, जिसे हम दैनिक गति भी बोलते हैं, और एक होती है परिक्रमण, जो सूर्य के आसपास जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। अब यहाँ आप बात करें हम, तो जैसे एक होता है नक्षत्र दिवस। तो नक्षत्र दिवस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नक्षत्र दिवस क्या होता है, इसकी गणना सूर्य को आकाश गंगा का चक्कर लगाते हुए मानकर की जाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास चक्कर लगा रही है, उसी प्रकार जो सूर्य है, जो पूरा सौर मंडल है, वो पूरी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। तो ये मानकर अगर गणना की जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नक्षत्र दिवस बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं सौर दिवस की, ठीक है। तो पहले नक्षत्र दिवस की अगर बात करें हम यहाँ, तो नक्षत्र दिवस जो होता है आपको नॉर्मली याद है 24 घंटे का दिन होता है, परंतु ये होता है 56 मिनट कुछ, मतलब 23 घंटे 56 मिनट कुछ। यानी कि यहाँ पे 4 मिनट क्या हो गया आपका बच गया, यानी 24 घंटे में 4 मिनट कम है, ठीक है। तो ये 4 मिनट जुड़ जुड़ के आप देख सकते हैं, जब लास्ट में हम देखें तो टोटल 6 घंटे का निर्माण करते हैं साल भर में, और टोटल 4 साल में वो 24 घंटे का निर्माण करते। 24 घंटे यानी कि एक दिन की बात हो रही है। तो एक दिन है, यानी कि 4 साल में आपको एक दिन एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, और वो देखने को मिलेगा 29 फरवरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। फिर सौर दिवस की अगर बात करें, तो सौर दिवस नॉर्मली क्या होता है, देखिए ये तो हमने देख लिए। सौर दिवस जो होता है नक्षत्र दिवस से 4 मिनट उसकी अवधि क्या होती है, लंबी होती है। यानी कि जो 4 मिनट है यहाँ पे संकलित हो होकर इसमें क्या होता है, 4 वर्षों के बाद यहाँ 29 फरवरी के रूप में हमको सामने देखने को मिलता है। अब यहाँ देखें हम परिक्रमण की बात करते हैं। परिक्रमण मतलब जो होता है, सूर्य केंद्र बिंदु है और हमारी पृथ्वी उसके आसपास भ्रमण कर रही है, यानी कि उसको परिक्रमण भी बोलते हैं। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं 365 दिन, परंतु 365 दिन ना होकर हम यहाँ पे बोल सकते हैं 365 दिन 6 घंटे यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। तो ये 6 घंटे एक साल में, यानी कि 4 साल में आपको 24 घंटे देखने को मिलेंगे। 24 घंटे यानी कि एक दिन, ठीक है। तो वही हमने यहाँ बात किए थे। अब ये अपने ऑर्बिट में, यानी कि अपनी जो कक्षा है उसमें देखिए आप देख सकते हैं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, ठीक है, ये चक्कर लगा रही है। सिर्फ आपको शुक्र और एक है अरुण, ये दोनों विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हुए मिलेंगे पूरे सौर मंडल में, ठीक है। बाकी सभी पश्चिम से पूर्व, अर्थात पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यहाँ अंडाकार स्थिति, यानी कि एक प्रकार से परवलयाकार जो होती है उसका, उस पोजीशन में ये क्या करती है, चक्कर लगाती है पृथ्वी। अब 2 चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जैसे कि हमने शुरू में पढ़े थे इसके पहले, तो हमने देखे थे सूर्य से अगर दूरी की बात करें तो सूर्य से दूरी के क्रम में इसका जो रहता है तीसरा नंबर होता है, और लगभग यहाँ पे 14.98, यानी कि टोटल 15 करोड़ किलोमीटर ये दूर है। पर एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ इसकी जो होती है दूरी कम हो जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ इसकी दूरी अधिक हो जाती है सूर्य से। तो जब मान लीजिए सूर्य से दूरी इसकी कम होती है तो उसको बोला जाता है उपसौर पेरिहिलियन, ठीक है, यानी कि निम्नतम दूरी। जब सूर्य की पृथ्वी से निम्नतम दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है, उपसौर बोला जाता है। अब उपसौर की घटना कब होती है, उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को, ठीक है। अब जैसे कुछ समय पश्चात, यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं एक समय ऐसा आता है जब सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक हो जाती है तो उसको अपसौर बोला जाता है, यानी कि अपेलियन, अधिकतम दूरी के लिए। और ये घटना कब होती है, ये घटना होती है 4 जुलाई को। तो ये दोनों चीज़ आपको
याद रख लेना है, ठीक है। याद रखने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, आप एक फ्रेमिंग ऐसे कर सकते हैं, डायग्राम बना के कुछ भी आप उस प्रकार से। ज़्यादातर आप ग्राफिक्स का प्रयोग किया करो पढ़ने के लिए, नोट्स, कागज़, पेन जो भी है आप लेकर बैठा करो, ताकि आप हर चीज़ों को नोट कर करके पढ़ो। आप अगर वैसे ही पढ़ोगे, मतलब आप रट भी लोगे, तो आप एक न एक दिन भूल जाओगे। परंतु आप एक बार बनाकर देख लोगे डायग्राम अपने कॉपी पेन या जहाँ भी आप बनाकर देखोगे, मैप के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, तो आप कभी उसको भूलोगे नहीं, क्योंकि ये पिक्चराइज फॉर्म में आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप याद करोगे तो आपको एक पिक्चर क्रिएट दिखेगी, मतलब दिमाग में, तो आप फटाफट उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो ये आपकी एक प्रकार से विधि होनी चाहिए पढ़ने की, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम दिन और रात की बात करते हैं। दिन और रात का छोटा बड़ा होना क्यों होता है? जो पृथ्वी है, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ना होती, मतलब हम देख सकते हैं पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। तो आप देख सकते हैं, देखिए पृथ्वी इस प्रकार से है। अगर मान लीजिए पृथ्वी अगर सीधी होती तो एक तरफ यहाँ पे 6 महीने का दिन होता और एक तरफ 6 महीने की रात, मतलब लगातार हम बोल सकते हैं। तो बदलाव होता क्या? नहीं होता। परंतु यहाँ पृथ्वी जो है देखिए इस प्रकार से झुक गई है, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए पृथ्वी हमारी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण ही हमको यहाँ पे दिन और रात में परिवर्तन करता हुआ दिखता है। यानी कि हमेशा दिन और रात ना हो, ये मतलब हमको एक प्रकार से ये 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है उसका फ़ायदा मिलता है। तो एक मतलब एक प्रकार से दिन भी होता है और रात भी होता है। तो इस प्रकार हम देखें तो यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े और रात छोटी रहती, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे रहते हैं, ठीक है। परंतु हम देख सकते हैं विषुवत रेखीय यानी कि ये वाली जो है ये कर्क, मतलब एक प्रकार से विषुवत रेखा की बात करें यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश। तो अक्षांश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो 0 डिग्री जो अक्षांश है उस भाग को छोड़कर अगर देखें तो विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। मतलब यहाँ पे हमको हमेशा दिन और रात बराबर मिलेंगे, यानी कि 12 घंटे का आपको क्या मिलेगा, दिन मिलेगा, ठीक है, और 12 घंटे की आपको क्या मिलेगी, रात मिलेगी। कहाँ पे? 0 डिग्री अक्षांश में। यानी कि हम उसको क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोल सकते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखीय जो भी प्रदेश है वहाँ पे 12 घंटे के दिन और रात पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रकाश जो वृत्त है हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। अतः विषुवत रेखा का जो आधा भाग है प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखें, एक नॉर्मल चीज़ें हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं, देखिए 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कक्षीय इसका जो कोण बनेगा वो 66.5 डिग्री का बनेगा। ये आप देख सकते हैं। नीचे आपको मतलब ये वाली जो है आपको कर्क रेखा दिखेगी, ये वाली आपको विषुवत रेखा दिखेगी, और ये वाली आपको क्या दिखेगी, मकर रेखा, ठीक है। तो 0 डिग्री ये वाली हो गई, ये जो बीच में दिख रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जब ये उत्तरायण होती है, मतलब पृथ्वी इस प्रकार से होती है, तो ऊपर की तरफ हमको क्या होता है, दिन बड़े नजर आते हैं, यानी गर्मी का मौसम आता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, ठंड का मौसम आता है, विपरीत हो जाता है। तो ये हम सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे अभी। तो इस प्रकार आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं, यानी दिन और रात छोटा बड़ा क्यों होता है वो आपको समझ में आएगा। 23.5 डिग्री जो अपने धुरी या अपने अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी, उसके कारण दिन और रात हमको छोटे बड़े दिखाई देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे यहाँ पे हम देख सकते हैं पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से देखिए, ये वाला जो है डायग्राम हमने पहले भी देखे थे। तो ऋतु परिवर्तन चक्र हम यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, सूर्य का चक्कर लग रही, तो चारों पोजीशन आपको अलग अलग स्थिति दिखाती हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या, 21 मार्च की स्थिति, 21 मार्च से 23 सितंबर की स्थिति। 21 मार्च से 23 सितंबर की स्थिति में क्या होता है, इस अवधि में उत्तरी जो गोलार्ध है उसका जो है मतलब एक प्रकार से सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त करता है। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो 21 मार्च की अगर बात करें हम, यहाँ देखिए 21 मार्च से 23, ये देखिए यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ग्रीष्म ऋतु वाला मामला दिख रहा है। कहाँ पे, ये देखिए यहाँ से लेकर इधर तक, ठीक है, ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में आपको क्या दिखेगा, 12 घंटे या उससे अधिक का यहाँ पे मतलब एक प्रकार से दिन देखने को मिलता है। अतः यहाँ दिन बड़े होते हैं और रात छोटी पाई जाती है। कब, ये वाले पोजीशन पे।
परंतु हम देख सकते हैं जब हम वापस इधर वाली पोजीशन पे आते हैं, यानी 23 सितंबर से लेकर इधर वाले आते हैं, तो हमको धीरे धीरे क्या दिखता है, रातें बड़ी देखने को मिलने लगती है और दिन छोटा देखने को मिलता है। कब? जब हम 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक की बात करें, तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं 23 सितंबर से 21 मार्च। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू। मतलब इधर आपको दिन बड़ा देखने को मिलेगा, इधर आपको रातें बड़ी देखने को मिलेगी। अब दोनों ही यहाँ हम पोजीशन देख सकते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ। देखिए एक और चीज़ ध्यान में दे दिए, 12 घंटे या उससे अधिक की रात हमको इधर वाले पोजीशन में देखने को मिलेगी और दिन हमको इधर वाले पोजीशन में ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। तो हम देख सकते हैं दक्षिणी ध्रुव पर एक प्रकार से जो होता है, इसी कारण 6 महीने का दिन रहता है यहाँ पे जब पृथ्वी रहती है। ठीक है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव यानी कि हम बोल सकते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, तो यहाँ पे 6 महीने का दिन रहता है और 6 महीने की रात रहती है। और इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई परिवर्तन दिखता नहीं है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में। तो ये हमने देखे हैं। और ऋतु परिवर्तन अगर देखें यहीं पे हम, तो ऋतु परिवर्तन के अंतर्गत हम देख सकते हैं, ये नीचे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम 21 जून की बात कर लेते हैं। देखिए पृथ्वी जो है केवल अपने अक्ष पर घूमती है ऐसा नहीं है, वो परिक्रमा करती है सूर्य का भी। मतलब ये पृथ्वी है जो है अपने अक्ष पर भी घूम रही है और धीरे धीरे भी देखिए सूर्य का परिक्रमा करते हुए देखिए आसपास घूम रही है। यानी एक वर्ष में, यानी कि 365 दिन, लगभग 365 दिन में पूरा एक चक्कर वो पूरा कर लेती है सूर्य का। इसी प्रकार उसकी जो 4 अवस्थाएं हमको देखने को मिलती है, देखिए 1 2 3 ये 4। ठीक है, तो चारों अवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, देखिए 21 जून को क्या होता है। 21 जून की स्थिति में सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा होता है। तो हम देख लेते हैं 21 जून कहाँ पे पाई जा रही है। 21 जून ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसे ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं सीधी आ रही है। जब सूर्य की किरणें सीधी आएगी तो वो कहलाएगा 21 जून, अर्थात यहाँ क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु। मतलब हमारे भारत कहाँ पे है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पे है, कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरी है भारत में, तो हमको 21 जून में सबसे बड़ा दिन देखने को मिलता है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु का। और दक्षिणी गोलार्ध में इसी दिन क्या होता है, शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु का मतलब एक प्रकार से सबसे छोटा दिन होता है। यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अब धीरे धीरे ये पोजीशन बढ़ते जाती है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे 22 दिसंबर की बात कर लेते हैं। तो 22 दिसंबर में उसके विपरीत यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ 21 जून को सबसे बड़ा दिन देखने को मिलता है, या 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन अर्थात सबसे बड़ी रात देखने को मिलती है। और दक्षिणी गोलार्ध में हमको ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलती है। तो विपरीत काम होता है, उत्तरी गोलार्ध में अगर गर्मी है तो नीचे सर्दी होगी, और उत्तरी गोलार्ध में अगर सर्दी है तो नीचे गर्मी होगी। तो ये विपरीत आप देख सकते हैं। उसके अलावा 21 मार्च और 23 सितंबर की अगर बात करें, तो 21 मार्च को हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये 21 मार्च को यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, बसंत ऋतु देखने को मिलेगी, और यहाँ पे शरद ऋतु देखने को मिलेगी। और उसका उल्टा अगर करें तो यहाँ पे हमको दक्षिण में क्या देखने को मिलेगा, शरद ऋतु, और यहाँ पे दक्षिण में बसंत ऋतु। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो ये 4 अवस्था हमने देखे हैं, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो चारों में हमको अलग अलग ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हम समझ गए होंगे अब। देखिए जो दिन और रात होते हैं वो अपने अक्ष पर, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री ना झुकी होती तो दिन और रात होते क्या, नहीं होते। ठीक है, तो दिन और रात किससे होते हैं, 23.5 डिग्री झुके होने के कारण, अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण, यानी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने के कारण। और ऋतु परिवर्तन की अगर बात करें तो ये सूर्य का चक्कर लगाने के कारण। ठीक है, सूर्य का चक्कर मतलब हम बोल सकते हैं उसको क्या, परिक्रमण। ठीक है, तो परिक्रमण करने के कारण हमको ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी कि पृथ्वी की 4 अवस्थाएं हमको देखने को मिली। अब इसी प्रकार जब पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करती है, तो एक और व्यक्ति है, एक व्यक्ति मतलब हम बोल सकते हैं पृथ्वी का साथी। ठीक है, पृथ्वी का साथी मतलब उसका उपग्रह। ठीक, उसका उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। हमने पढ़े थे चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो हम चंद्रमा की अगर बात करें तो जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसी पोजीशन में, यानी कि जो परवलयाकार जो स्थिति है उसी पोजीशन में ये सूर्य का मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो सूर्य चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है, मतलब मान लीजिए देखिए ये पृथ्वी है,
ये पृथ्वी आपको दिख रही है और ये चंद्रमा दिख रहा है। चंद्रमा इसका आसपास चक्कर लगा रहा है, देखिए लगाते जा रहा है लगाते जा रहा है। उसी प्रकार पृथ्वी ऐसे घूमते जा रही है आसपास। तो एक पोजीशन ऐसी आती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन पर होते हैं, ठीक है, एक सीध पर होते हैं। तो जब इस प्रकार होते हैं तो ये आकर्षण शक्ति, मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति इनकी जो होती है एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण शक्तियों के कारण, यानी कि सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण हमको क्या दिखता है, यहाँ का जल, जो पृथ्वी का जल है, पृथ्वी में 71% भाग में जल पाया जाता है। तो जल ऊपर होता हुआ दिखता है और फिर नीचे होता हुआ दिखते हैं। तो ऊपर होने की जो स्थिति है उसको क्या बोला जाता है, ज्वार, और नीचे होने की स्थिति क्या बोला जाता है, भाटा। ठीक है, तो दोनों को हमने क्या बोले यहाँ पे, ज्वार भाटा। मतलब सिंपल हम बोल सकते हैं सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की जो पोजीशन है या स्थिति है उसको क्या बोला जाता है, ज्वार भाटा बोला जाता है। अब इससे क्या होती है, एक जो है तरंगे उत्पन्न होती है। क्या देखिए यहाँ पे ये तरंगे ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, तो इन तरंगों को क्या बोला जाता है, ज्वारीय तरंग बोला जाता है। ठीक है, आप नोट्स अपने अनुसार क्रिएट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की नोट्स, हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अलग होता है। अगर मैं बोलूं कि मैं मेरे अनुसार नोट्स बना के दे दूं तो ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आपको याद हो जाएगा या आप पढ़ लोगे उससे। तो इसलिए नोट्स को आप इस प्रकार से, मतलब ऐसा नहीं सोचें कि PDF चाहिए या फिर नोट्स चाहिए किसी की, क्योंकि नोट्स तो खुद से बनाई जाती है, नोट्स को मांगा नहीं जाता है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, आप थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर लेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। आप बार बार PDF मांगते हैं, PDF अगर मैं दे भी दूंगा, हालांकि ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, अगर मैं PDF दे भी देता हूं तो आपका फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, आप PDF रखे आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है, तैयारी नहीं करेंगे। परंतु अगर आप मेरे साथ में यहाँ नोट्स क्रिएट करते चलते हैं तो आपके पास में एक रिवीजन तो नोट्स क्रिएट करते समय हो गया, ठीक है, एक आप देख रहे हैं वो हो गया। दूसरी बार आप अगर रिवीजन कर लेते हैं तो आपके दिमाग में वो परमानेंटली फिट हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका फ़ायदा होगा। तो आप बिल्कुल भी PDF की अपेक्षा ना करें, क्योंकि PDF में दे भी दूंगा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। हालांकि टाइम थोड़ा कम लगेगा PDF में, परंतु टाइम की टेंशन ना लें, टाइम आपको लगेगा जरूर, परंतु आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। तो इसलिए नोट्स क्रिएट करते चलें, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे भी आपको लगता है तो आप 1-2 बार लेक्चर देख कर सकते हैं नोट्स क्रिएट, या फिर आपने पहले पढ़ चुके तो आप साथ साथ में नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, आपके पास तो सारे ऑप्शन है यूट्यूब में, ठीक है, यूट्यूब में, प्लेयर में, सब में आप पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के पश्चात आप उसको नोट्स बना सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लास का यही फ़ायदा है। अगर आप कहीं कोचिंग क्लास में पढ़ते हो तो आप, सिंपल सी बात है, आपके लिए, आप सिंगल स्टूडेंट के लिए कोई टीचर आपको बार बार पीछे लौट के नहीं देखेगा। वो तो साथ में एक बार बोलना शुरू हुआ तो आपके लिए एक बार बोलेगा, लौट कर 2 बार बोलेगा, बार बार नहीं बोलेगा। परंतु ऑनलाइन में क्या होता है फ़ायदा, आप मुझे बार बार पॉज कर सकते हो, ठीक है, और पॉज करके आप अपनी अनुसार यहाँ पे स्पीड भी मेंटेन कर सकते हो, तो ये फ़ायदा होता है। तो चलिए यहाँ हम देखें क्या ज्वार भाटा के बारे में, मतलब जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तो ठीक है, पृथ्वी में जल है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण जो पृथ्वी का जल है या जो सागरीय जल है वो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ज्वार भाटा बोलेंगे। और जो तरंगे, जो एक प्रकार से तरंगे उत्पन्न होती है, देखिए यहाँ पे पानी ऊपर जा रहा है, पानी नीचे आ रहा है, इससे क्या हो रही है, पानी में तरंगे उत्पन्न हो रही, तो उनको हमने क्या बोले, ज्वारीय तरंगे बोले। तो ये आप ध्यान में रखिए। और विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की जो ऊंचाई है उसमें पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, मतलब कहीं ऊंचे ज्वार भाटा देखने को मिलेंगे आपको, कहीं नीचे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आकर्षण शक्ति, स्थान, उसके कारण आकर्षण शक्ति में परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। अब जो परिवर्तन, भिन्नता पाई जाती है जो वो होती है सागर की गहराई, सागरीय तट की संरचना तथा सागर के खुले होने या बंद होने पर आधारित होती है। मतलब अलग अलग जो स्थिति है उसके कारण यहाँ पे हमको भिन्नता दिखाई देती है। सूर्य चंद्रमा से काफ़ी बड़ा है तो कायदे से इसकी आकर्षण शक्ति अधिक होनी चाहिए, पर आप यहाँ ध्यान दीजिए, पृथ्वी के निकट में कौन है, चंद्रमा, हालांकि छोटा है परंतु निकट है, और सूर्य बहुत बड़ा है परंतु बहुत दूर है, ठीक है, हमको याद है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ये क्या है, दूर है। पर चंद्रमा हमारा पृथ्वी के निकट है, तो आकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, चंद्रमा की, और सूर्य की कैसी रहेगी, कम रहेगी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहना है। अब यहाँ हम देख सकते हैं 24 घंटे की अगर बात करें पृथ्वी में, अगर ये अपने अक्ष में एक बार घूम जाए तो सिंपल सी बात है 24 घंटे होते हैं। तो ये प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ ये मिटा देता हूँ, ये वाला फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूम जाएगी तो क्या होगा, ये वाले स्थान पर क्या होगा, एक बार क्या होगा, ज्वार आएगा और एक बार भाटा आएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। और
अगर हम बात करें क्या होगा, एक बार पृथ्वी फिर घूमे तो फिर से वहाँ ज्वार और भाटा आएगा। मतलब ये आकर्षण शक्ति अपने कोरियलिस बल, मतलब सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति मान लीजिए आप खड़े हो, ठीक है, एक व्यक्ति ये खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति इसको इधर की ओर खींच रहा है, तो ये व्यक्ति का शांत खड़ा रहेगा क्या, ये वाला दूसरा व्यक्ति बचे मतलब एक प्रकार से संभलने की कोशिश करेगा और अपनी जो दबाव है या अपना खिंचाव इस तरफ करेगा, तब तो उससे संभल पाएगा। तो जब ये व्यक्ति खींच रहा है तो सिंपल सी बात है वो अपना बल भी लगा रहा है। तो उसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा जब इसके जल को या फिर इसको इधर मतलब जो है गुरुत्वाकर्षण इस प्रकार से इधर खिंचाव होता है, तो पृथ्वी भी अपना खिंचाव इस साइड करती है। तो उसी के कारण इधर भी ज्वार आता है, इधर भी ज्वार आता है, ठीक है। जब पृथ्वी उधर घूम जाती है तो फिर इधर भी, मतलब एक प्रकार से एक ही स्थान पर 24 घंटे में क्या होता है, 2 बार क्या होता है, 2 बार ज्वार आता है और 2 बार क्या होता है, भाटा आता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो कोरियोलिस बल होता है, मतलब एक प्रकार से अपना खुद का जो बल होता है, सॉरी जो कोरियोलिस बल नहीं होता है, एक प्रकार से हम देखें पृथ्वी अपना खुद का बल लगाती है, ठीक। तो कोरियोलिस बल तो हम आगे पढ़ेंगे, जो कि हम पवन की दिशा परिवर्तित होती है पवन वाले चैप्टर में, उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पृथ्वी अपना खुद का बल लगाती है, तो इसके कारण यहाँ पे हमको 2 स्थान पर एक बार में 2 स्थान पर क्या दिखते हैं, ज्वार और भाटा देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध पर होते हैं, मतलब यहाँ हम देख सकते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तो एक सीध पर है, तो यहाँ पे हमको इस समय जो है उनकी सम्मिलित जो आकर्षण बल है वो परिणाम स्वरूप हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा अगर है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ हम देख सकते हैं ये वाली पोजीशन में, ये देखिए यहाँ चंद्रमा है, यहाँ पृथ्वी है और सूर्य एक सीध पर है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, दीर्घ ज्वार बोलेंगे, ठीक है। दीर्घ ज्वार यहाँ पे बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ देख सकते हैं, देखिए ये वाली पोजीशन पे हमको निम्न ज्वार देखने को मिल रहा है यहाँ पे, परंतु इधर वाले में देखो ज़्यादा जल जो है ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, तो पृथ्वी जो है एक प्रकार से यहाँ पे हमको दीर्घ ज्वार, यहाँ पे भी, परंतु ये वाली अब चंद्रमा इधर है, मतलब समकोण अगर बना रहे तो सिंपल सी बात है वो क्या हो जाएगा, निम्न ज्वार की स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ देख लेते हैं हम, देखिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब ये समकोण बनाते हैं, तो समकोण बनाते हैं तो इस स्थिति क्या बोलते हैं हम, लघु या निम्न ज्वार बोलते हैं। तो ये कब आता है, ये दीर्घ ज्वार आता है अमावस्या को आता है या पूर्णिमा को आता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे हमको ये कब दिखता है, जैसे अमावस्या और पूर्णिमा के मध्य में हम देख सकते हैं, या तो सप्तमी या अष्टमी को आता है, जैसे चंद्रमा इस साइड में समकोण बना रहा है या इस साइड में, ठीक है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, निम्न ज्वार बोल सकते हैं। परंतु यहाँ हम देखिए पूर्णिमा के समय हम देख सकते हैं, देखिए अमावस्या के समय युति यानी कंजक्शन की स्थिति होती है और वियुति यानी कि ऑपोजिशन की स्थिति होती है, ठीक है। तो इधर देखिए ये आपको चंद्रमा इस साइड दिख रहा है तो ये वियुति की स्थिति हो गई, और अगर आपको चंद्रमा बीच में दिख रहा है तो युति की स्थिति हो गई। युति और वियुति ये होती है, ठीक है। और ये वाले पोजीशन पे हमको निम्न ज्वार दिखेगा क्योंकि समकोण आ रहा है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, देखिए चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य जब समकोण बनाते हैं निम्न ज्वार की स्थिति होती है, और जब वो एक सीध पर होते हैं तीनों तो वहाँ दीर्घ ज्वार की स्थिति होती है। तो ये भी हम देख सकते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं दीर्घ ज्वार जो होता है, मतलब दीर्घ ज्वार की जब स्थिति होती है तो उसको सिज्जिगी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, सिज्जिगी, ये आप याद रख सकते हैं, सिज्जिगी इसको बोला जाता है जब दीर्घ ज्वार की स्थिति होती है। और ये कब होता है, अमावस्या को होता है या पूर्णिमा का होता है। और चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी मिलकर क्या बनते हैं, समकोण बनाते हैं, तो निम्न ज्वार बनता है, ये हमने देख लिए। तो हम सिंपल सी बात है, ये कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी और अष्टमी होती है उसमें ये निम्न मतलब हमको देखने को मिलता है। और अब सिंपल सी बात है, यहाँ देखिए दीर्घ ज्वार जो होगा क्या होगा, काफ़ी ऊंचा होगा, और निम्न ज्वार काफ़ी छोटा होगा। तो दीर्घ ज्वार जो होता है वो सिंपल सी बात इससे लगभग 20% अधिक होता है, किससे, निम्न ज्वार से। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एक दो चीज़ और देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ अगर देखें तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये वाला बल मैंने बताया था, पृथ्वी अपना खुद का बल एक लगाती है जब इन दोनों का खिंचाव होता है, सूर्य का भी और चंद्रमा का भी। तो पृथ्वी जो अपना खुद का बल लगाती है उसको बोला जाता है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल बोला जाता है, ठीक है। जिसके कारण दोनों स्थान पर हमको ज्वार और भाटा देखने को मिलते हैं। यहाँ थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं हम, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण व अपकेंद्रीय बलों के प्रभाव के कारण यहाँ पे प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए, परंतु धीरे धीरे वो हमको लेट दिखता है, यानी कि 26 मिनट बाद दिखता है, यानी 12 घंटे 26 मिनट के बाद यहाँ पे आता है। यानी कि जो
कारण है उसका चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना, ये इसका मुख्य कारण है, क्योंकि हर 12 घंटे में वो 26 मिनट यहाँ पे लेट हो जाता है। ये हमको गुजरात का एक नक्शा दिख रहा है। आपको पता होगा भारत का जो एक राज्य है गुजरात है, और हमको यहाँ पे एक दिख रही है क्या, कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ हमको काफ़ी मात्रा में, मतलब यहाँ भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, जिसकी ऊंचाई जो होती है 2.7 मीटर होती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी, महाराष्ट्र आपको इस साइड दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा है, और ये इधर पाकिस्तान दूसरी कंट्री। ठीक, इसके अलावा कुछ और जगह है, जैसे कि हम देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका का भाग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए उत्तरी अमेरिका आपको कहाँ दिख रहा है, मतलब ये वाला। ठीक है, और यहीं पे आपको एक छोटा सा भाग दिखेगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो लोकेशन है ये वाला भाग, तो ये आप लोकेशन में ध्यान में रख सकते हैं। इसमें अगर देखें हम, तो यहाँ पे हमको ये वाला जो है, ये वाला भाग देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये फंडी की खाड़ी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, यानी कि 16 से 18 मीटर, ये कनाडा के नोवास्कुया जो स्थित है फंडी की खाड़ी, यहाँ पे आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है विश्व स्तर पर। इसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये आइसलैंड वाली जगह है, यहाँ पे भी हमको देखिए यहाँ पर दिन में 4 बार ज्वार और भाटा आते हैं, जो कि विश्व की अनोखी घटना है। कहाँ पे, आइसलैंड के मतलब एक प्रकार से इंग्लैंड है, इंग्लैंड के में टेम्स नदी हम देख सकते हैं। इंग्लैंड कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, चलिए ये यहाँ पे मैप में देखते हैं, ये वाला जो भाग है इंग्लैंड का है। तो यहीं पे हमको 4 बार ज्वार दिन में और 4 बार भाटा देखने को मिलते हैं, मतलब काफ़ी अनोखी घटना हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा हम अगर बात करें यहाँ पे जो चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा का जो परिक्रमण है और ज्वार भाटों का अंतराल है, तो हमको कनाडा के जो एक प्रकार से जो हमने फंडी की खाड़ी देखे हैं, उसमें ज्वार की ऊंचाई, जो ज्वार है उसकी ऊंचाई सर्वाधिक हमको 15 से 18 मीटर दिखी है, और भारत की अगर देखें तो 2.7 दिखी है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ज्वार भाटा होता है, ज्वार भाटा की अगर बात करें तो काफ़ी इसके लाभ होते हैं, जैसे नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौ संचालन योग्य बनाने के लिए काफ़ी सहायक होते हैं। इसके अलावा टेम्स और जो हुगली नदी है उसमें प्रवेश करने वाले जो ज्वारीय धारा है, उसके कारण भी यहाँ क्रमशः लंदन व जो कोलकाता महत्वपूर्ण जो बंदरगाह है वो काफ़ी बन चुके हैं। इसके अलावा नदियों में जो अवसाद पाया जाता है, अवसाद मतलब कचरा हम बोल सकते हैं, तो भाटा के साथ बहकर, यानी ज्वार के कारण ऊपर जो पानी आता है उसके बाद जो भाटा आता है, नीचे जो पानी जाता है उसके साथ समुद्र में चले जाते हैं, मतलब सफाई वहाँ पे हो जाती है। इसी के अलावा हम देख सकते हैं जो डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया उसमें बाधा पहुँचती है, क्योंकि जो जमाव होता है अवसाद का वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है कहाँ पे, सारी मतलब समुद्र में। इसी के कारण आप देख सकते हैं इस वाले पोजीशन पर, मतलब जो भारत है, भारत की अगर बात करें तो ये भारत है, भारत का ये वाला क्षेत्र ज्वारीय है। ज्वारीय मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी आता है और बहुत ज़्यादा स्पीड से चला जाता है। जो भी यहाँ जमा होता है अवसाद का वो कहाँ चला जाता है, समुद्र में। परंतु इधर साइड ज्वार भाटा नहीं आते, तो इधर साइड आपको डेल्टा काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। इधर ज्वारीय स्थिति होने के कारण यहाँ पे एस्चुरी देखने को मिलती है, यानी ज्वारनदमुख आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे, ये पश्चिमी भारत में, और इधर पूर्वी भारत में आपको डेल्टा काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो जो डेल्टा है, डेल्टा बनने की जो स्थिति है उसका निर्माण में बाधा पहुंचाती है ये ज्वारीय जो प्रक्रिया है वो। और जल विद्युत के उत्पादन हेतु भी ज्वारीय ऊर्जा का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब स्पीड से जो आता है क्या पानी, वो भरा जाता है और वापस जब लौटता है तो वहाँ से हमको एक प्रकार से जो विद्युत बनाने का यंत्र है वो वहाँ लगा दिया जाता है और वो घूमता है, घूमने के कारण विद्युत उत्पन्न होती है। इसके अलावा फ्रांस व जापान में ज्वारीय ऊर्जा पर जो आधारित है कुछ विद्युत केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। भारत में खंबात की खाड़ी की अगर बात करें, ये वाली जगह में, ठीक है, तो खंबात की खाड़ी व कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी मतलब ये वाला भाग, दोनों ही खाड़ी में हमको इसके विकास की अच्छी संभावना देखने को मिलती है। तो ये तो बात हो गई ज्वार भाटा की। कुछ संकल्पनाएं देख लेते हैं ज्वार भाटा की। तो ज्वार भाटा उत्पत्ति की कुछ संकल्पनाएं हमको देखने को मिलती हैं, यानी कुछ सिद्धांत देखने को मिलते हैं। तो आप नॉर्मली याद रख सकते हैं, जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो सिद्धांत है वो हमको यहाँ पे 1687 में इन्होंने प्रतिपादित किया था ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित। लाप्लास की गतिक सिद्धांत ये 1755 की बात करते हैं। हैबल का प्रगामी तरंग सिद्धांत ये 1833 में। एरी का नहर सिद्धांत ये 1842 में। और हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत, तो यह सभी जो है किससे संबंधित है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पना नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और एक गलत दे देगा। तो आपको थोड़ा सा पिक्चराइज होना चाहिए, ठीक है। तो 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपको याद होता चलेगा।
आगे बात करते हैं सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का होता है, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी मैंने बताया सूर्य का परिक्रमा कर रही है, उसी प्रकार जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है। तो जब तीनों एक दूसरी मतलब एक लाइन में आ जाएंगे तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए सूर्य है, पृथ्वी है और बीच में चंद्रमा आ गया, तो सूर्य का प्रकाश आने में बाधित, मतलब एक प्रकार से पृथ्वी में आने में उसको बाधा होगी। तो सिंपल सी बात है, कुछ भाग उसका क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, यानी अंधेला हो जाएगा। तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है, सूर्य ग्रहण। यानी कि सूर्य का प्रकाश आने में कौन ने बाधा उत्पन्न किया है, चंद्रमा ने, तो इसको क्या बोला जाता है, सूर्य ग्रहण। ठीक, इसके अलावा जब पृथ्वी जब घूमते जाती है सूर्य के आसपास और चंद्रमा भी पृथ्वी के आसपास, तो चंद्रमा एक स्थिति ऐसी आती है जब वो कहाँ होता है, पृथ्वी के पीछे चला जाता है। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ तक नहीं गया, चंद्रमा तक, तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है, चंद्र ग्रहण की स्थिति बोला जाता है। तो ये दोनों ही स्थिति आप याद रख सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को एक प्रकाश है, प्रकाश सूर्य से ही मिलता है, ये हमने देखे हैं। और पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि जो पृथ्वी है और चंद्रमा है उसकी घूर्णन गति समान है। जैसे पृथ्वी घूम रही है तो उसी प्रकार चंद्रमा भी आसपास उसके घूमते जा रहा है, तो इसलिए एक ही भाग हमको हमेशा दिखाई देता है चंद्रमा का। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार ही होता है, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, उस स्थिति को हम बोलते हैं पूर्णिमा। आपने देखा होगा पूर्ण चंद्रमा कब दिखता है, पूर्णिमा के दिन ही दिखता है, और पूरा कब नहीं दिखता, जब अमावस्या की बात होती है। तो जब पूर्णिमा की अगर बात करूँ मैं, तो पूर्णिमा को ये दिखाई देता है, और इस प्रकार महीने में एक बार चंद्रमा का प्रकाशित जो संपूर्ण अप्रकाशित भाग है पृथ्वी के सामने होता है, तथा तब जो है चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अमावस्या। ये आपको नॉर्मली पता होगा, ठीक है। तो पूर्णिमा अमावस्या, अमावस्या के दिन आपको पूरा कंप्लीट चंद्रमा दिखाई नहीं देता, और कंप्लीट चंद्रमा कब दिखाई देता है, जब पूर्णिमा की बात करते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये सरल रेखा में मतलब सिंपल सीधे, ठीक है। तो हमने अभी पीछे बात किए थे, हम इस स्थिति को क्या बोलते हैं, या तो युति बोलते हैं या वियुति बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल उसको एक प्रकार से सिजिगी भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे बात की थे ज्वार भाटा में, सिजिगी, ठीक है। तो जिसमें युति जो होता है सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होगी, जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा, और चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होगी, जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी। तो इसको बोला जाता है, ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, युति, मतलब ये वाले पोजीशन को, और वियुति किसको बोला जाता है, ये वाले पोजीशन को। दोनों को मिलाकर हम सिजिगी बोल सकते हैं एक लाइन में। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होती है, ठीक है। अब चंद्र ग्रहण भी हमने देख लिए, सूर्य ग्रहण भी देख लिए, तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और जो चंद्र ग्रहण है हमेशा हमको कब दिखता है, पूर्णिमा का दिन दिखता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है पूर्णिमा का दिन दिखता है पूरा, ठीक है। तो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन दिखता है, इसलिए चंद्र ग्रहण, और यहाँ पे अमावस्या के दिन हमको सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है, यहाँ हमने देखें जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या होता है, चंद्रमा आ जाता है। और चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनती है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख लिए। यहाँ पे देखिए जो सूर्य तथा एक प्रकार से अगर देखें तो प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, परंतु ऐसा होता है क्या, कभी कभी नहीं होता है। अब होता क्यों नहीं है, क्योंकि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की अगर बात करें तो ये जैसे पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, उसी प्रकार चंद्रमा 5 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर। इसी के कारण हर पूर्णिमा, हर अमावस्या को हमको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ पर पहुंचते हैं तो उस समय चंद्रमा अपने अक्षीय झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है, ठीक है। इसी कारण प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में हमको ग्रहण लगता हुआ नहीं दिखता है। एक वर्ष में अधिकतम हमको क्या देखने को मिलते हैं, एक वर्ष में अधिकतम हमको 7 बार क्या देखने को मिलते हैं, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण देखने को मिलते हैं, 7 बार अधिकतम। उसके अलावा पूर्ण सूर्य ग्रहण यहाँ हम देखे जा सकते हैं, परंतु पूर्ण चंद्र ग्रहण प्राय नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के आकार में पर्याप्त अंतर है। और सूर्य ग्रहण के समय हमको जो अत्यधिक मात्रा में पराबैंगनी किरणें, यानी कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है वो सर्जित होती है, इसलिए हमको जो है खुली आंखों से देखने में मतलब एक प्रकार से नहीं देखा जा सकता उनको। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के जो परिधीय जो क्षेत्र है, यानी कि उसमें हीरक वलय की स्थिति होती है, डायमंड रिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ किससे संबंधित हो गई, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित हो गई। अब
नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी हम बोल सकते हैं, पृथ्वी को तो हम एक प्रकार से देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो उसको हम देखने के लिए हम एक प्रकार से किसकी सहायता लेते हैं, ग्लोब की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो हम जिस प्रकार बात कर रहे हैं अक्षांश की, देशांतर की, अंतर्राष्ट्रीय तिथि, तो ये नॉर्मली हमारी पृथ्वी में देखने को नहीं मिलेगी, परंतु हमारी सुविधा की दृष्टि से हमने ग्लोब में, ठीक है, तो पृथ्वी या ग्लोब हम बोल सकते हैं। तो ग्लोब पर एक प्रकार से हम क्या बोलते हैं, कुछ काल्पनिक रेखाओं को मान लेते हैं, कुछ काल्पनिक रेखाओं को हम क्या मान लेते हैं कि है। ठीक है, तो कुछ काल्पनिक रेखा एक तो खड़ी भी हो सकती है और एक आड़ी भी हो सकती है। जो खड़ी रेखाएं काल्पनिक वाली होती है उनको क्या बोला जाता है, देशांतर, और जो आड़ी रेखा है उनको क्या बोला जाता है, अक्षांश। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ने वाले। जैसे कि ये वाली जो रेखा है ये अक्षांश कहलाएगी, और यहाँ पे हमको खड़ी रेखाएं दिख रही है ये वाली, ये कहलाएगी देशांतर। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो जो भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ पर जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा की बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश, ये आप देख सकते हैं, आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में हम देख सकते हैं, देखिए उत्तर या फिर दक्षिण में जो मेरिडियन है या याम्योत्तर जिसे हम बोलते हैं, उस पर किसी भी जो बिंदु है उसको पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी जो होती है, कोण देखिए यहाँ से हम अगर देखें तो इधर भी उतने डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी उतना ही, इधर भी, मतलब हर एक अक्षांश में आप देख सकते हैं सेंटर से सिर्फ सेम डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोणीय जो दूरी होती है उसमें हम देख सकते हैं एक प्रकार से उसे अंश या मिनट या सेकंडों में दर्शाया जाता है और इसको अक्षांश बोला जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा 0 अक्षांश को प्रदर्शित करती है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, ये देखिए 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसे हम बोलते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि उत्तर वाला भाग भी बराबर है और नीचे वाला जो दक्षिणी भाग है वो भी बराबर है, तो दोनों बराबर भागों में, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, गोलार्ध। गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा भाग। ठीक है, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कौन बांटता है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसको 2 भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा से जो है समानांतर ध्रुव तक दोनों गोलार्ध में अनेक अक्षांशीय वृत्तों का निर्माण होता है। तो नॉर्मली हम देख सकते हैं 0 से लेकर कहाँ तक, 90 तक क्या होता है, यहाँ पे हमको 90 देखने को मिलेगी, और 0 से लेकर 90 तक यहाँ भी हमको 90 देखने को मिलेगी। तो 0 डिग्री को माइनस कर दें तो 90 क्या हो गया, 180, और प्लस 1 0 यानी कि 181। अब सिंपल सी बात, आप यहाँ सिंपल से चले जाओ और यहाँ जाके एक बिंदु बन जाएगा, तो बिंदु एक अक्षांश कहलाएगा क्या, कायदे से नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 माइनस कर देते हैं, 2 माइनस कर देते हैं, यानी कि 2 माइनस हुए तो क्या होगा, 179। तो इस प्रकार भी आप देख सकते हैं, पर ओरिजिनली जो होता है 180 हम बोलते हैं, 181 होता है 0 डिग्री को अगर मिलाते हैं तो। ठीक है, क्योंकि 1 से शुरू होगा तो 90 तक जाएगा, 1 से शुरू होगा तो उत्तर में 90 तक जाएगा, 90 180 और एक जो 0 है उसको मिलाए तो 181 हो गया। तो इस प्रकार अक्षांश हम देख सकते हैं। चलिए यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि यहाँ हम ऊपर 23.5 डिग्री में अगर पहुँचते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये दिख रही है, तो 23.5 डिग्री जो है, जैसे कि मैंने बताया, ये जो बीच वाली है वो कहलाएगी विषुवत रेखा, और ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री यानी कि वो कहलाएगी कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो आपको यहाँ से नज़र आ रही है ये कहलाएगी मकर रेखा, ये कहलाएगी हमारी क्या, मकर रेखा। इंग्लिश में अगर बात करें तो कर्क रेखा क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, विषुवत रेखा तो आप बोल सकते हैं 0 है, मतलब एक प्रकार से वो 2 भागों में बांट रही है, जो पृथ्वी है उसको ऊपर वाला भाग यानी कि इक्वेटर उसको बोलते हैं हम, एक प्रकार से विषुवत को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, और ऊपर वाला भाग भी बराबर भाग में बंटता है और नीचे वाला 2 भागों में उसको बांटा जाता है विषुवत रेखा के द्वारा। और ये उत्तरी ध्रुव 0 डिग्री मतलब जो 90 डिग्री नॉर्थ जो है उसको उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, और दक्षिणी ध्रुव क्या बोला जाता है, 90 डिग्री जो है अक्षांश दक्षिण वाला उसको क्या बोला जाता है, दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। ये देखिए आप कर्क रेखा देख सकते हैं 23.5 डिग्री विषुवत रेखा, ये 0 वाली, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है। अब एक और चीज़ और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगी, 90 अक्षांश, तो 90 में जो है एक अक्षांश और जो दूसरी अक्षांश है इन दोनों के बीच में गैप होगा, तो
तो गैप कितने किलोमीटर का होता है, 111 किलोमीटर का होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की जो दूरी है, जैसे यहाँ देखिए ये वाली अक्षांश और ये वाली अक्षांश के बीच में दूरी हमको कितनी देखने को मिलेगी, 111 किलोमीटर देखने को मिलेगी, जो पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक भिन्न भिन्न यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। मतलब जो चौड़ाई है उसकी, कैसे यहाँ पे हमको इसकी चौड़ाई ज़्यादा मिलेगी, परंतु यहाँ पे इन दोनों के बीच का गैप हम कम नहीं होगा, 111 ही किलोमीटर मिलेगा हमको। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अगला। तो ये एक चीज़ और देख लीजिए आप, ये हमारे पूरे मतलब जो ग्लोब है उसके अंतर्गत 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी, 66 वाला जो है आर्कटिक सर्कल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका उत्तरी ध्रुव और यह है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अंटार्कटिक सर्कल नीचे वाला कहलाता है 66.5 डिग्री। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। और इंडिया हमारा कहाँ पे है, ये दिख रहा है आपको। इंडिया कहाँ पे दिखेगा, हम इंडिया मतलब भारत की भूगोल पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे। तो ये है विषुवत रेखा मतलब उत्तरी ध्रुव, और ये है 0 डिग्री मेरिडियन मतलब 0 डिग्री जो देशांतर है, तो उसको हम बोलेंगे मतलब 180 इधर जाता है ये, और 180 इधर जाता है। ये हो गया पूर्व वाला भाग और ये हो गया पश्चिम वाला भाग। तो पूर्व हो गया कहाँ हो गया, पूर्व में हो गया ये देशांतर के अनुसार, और 0 डिग्री जो विषुवत रेखा उसके अनुसार उत्तर में। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा क्या है, भारत है। तो ये आप थोड़ा सा रिमाइंड कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जो अक्षांश रेखा है। देखिए अक्षांश रेखा है तो सिंपल सी बात है, देखिए 0 डिग्री किसी न किसी कंट्री से होकर गुजरती होगी। ये देखिए यहाँ पे अफ्रीका में भी नज़र आ रहा है आपको, कुछ एशिया में भी नज़र आ रहा है। तो कौन कौन सी कंट्री से ये 0 डिग्री गुजरती है वो हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो देखिए विषुवत रेखा, आप इनको मैप में, ठीक है, आप जब गूगल मैप खोलोगे तो हालांकि मैं गूगल मैप से बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार यहाँ पे हम गूगल मैप की सहायता से, ठीक है। ये आप उस प्रकार मतलब अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कैसे भी, या फिर आपके पास में एटलस होगा तो एटलस में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एटलस में अगर देखोगे आप तो आपको एक प्रकार से जो सारी चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। चलिए यहाँ मैं दिखाता हूँ, पूरा हमारा जो ग्लोब है वो दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए आपको 0 डिग्री कहाँ से दिख रही है, ये देखिए आपको 0 डिग्री ग्लोब में, देखिए ये आपको 0 डिग्री यहाँ से नज़र आ रही है, ठीक। और यहाँ पे 0 डिग्री के पास में हम देख सकते हैं, देखिए जो इक्वेटर है उसके अंतर्गत हमको इक्वाडोर दिख रहा है, सारी जो कंट्री है वो हमको नज़र आ रही है। तो आप इस प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमको बहुत सारी कंट्री नज़र आ रही है अफ्रीका में। अफ्रीका के बाद हम चलें एशिया में भी हमको बहुत सारी कंट्री नज़र आ रही है। और उसी प्रकार अगर देखें 23.5 डिग्री ऊपर हमको बहुत सारी कंट्री देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से गई हमारी क्या है, मैक्सिको से उत्तरी मतलब जो कर्क रेखा है वो हमको मैक्सिको से गुजरती हुई नज़र आती है, और भारत के बीचों बीच से वो आगे निकल जाती है। और दक्षिण की अगर बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा आपको यहाँ नीचे से दिखती है, ठीक है। ब्राज़ील से गुजरती हुई यहाँ नीचे से जिम्बाब्वे से गुजरती हुई यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखती है। तो ये सारी चीज़ आप मैप में जाकर देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको नाम दिखा देता हूँ कौन कौन सी कंट्री से होकर जो इक्वेटर है वो गुजरती है। तो पहला देखिए टोटल मिलाकर 12 कंट्री है। एक तो साओ टोमो प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, उसके अलावा गैबोन है, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है, केनिया है, मालदीव है, किरीबाती है और कोलंबिया है। ये सारी जो कंट्री है टोटल वो कहाँ से मतलब इक्वाडोर से टच करती है, यानी इक्वाडोर ये इन कंट्रियों से होकर गुजरती है। उसी प्रकार कर्क रेखा मतलब उत्तरी जो 23.5 डिग्री है, ये तो हो गई 0 डिग्री, कौन सी वाली, ये 0 डिग्री हो गई। और ये क्या हो गई, ये 23.5 डिग्री उत्तरी, ठीक है। तो कौन कौन से हम देख सकते हैं, देखिए हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत ये आप देखने को मिलेगा, बहमास, मारितानिया, उसके बाद है अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र अफ्रीका में देखने को मिलेगा, भारत मतलब हमारा भारत, म्यांमार, ओमान, उसके अलावा मैक्सिको देखने को मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका में, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब देखने को मिलेगा। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, UAE जिसे हम बोलते हैं, बांग्लादेश, चीन, इसके अलावा आपको ताइवान देखने को मिलेगा। और यहाँ मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी। तो ये हम देख सकते हैं, देखिए ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया यानी फ्रांस, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। चलिए एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये देखिए हमको ये ग्लोब दिख रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है
जहाँ पे हमको तीनों रेखाएं देखने को मिलती है। तीनों मतलब कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी और मकर रेखा भी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है? तो ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी अक्षांश रेखा। अब बात कर लेते हैं हम देशांतर रेखा की। तो जैसे हमने अक्षांश देखे थे, ग्लोब पर काल्पनिक खींची गई आड़ी रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश। और उसी प्रकार ग्लोब पर खड़ी रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? देशांतर। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। डेफिनेशन तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक जगह ऐसी आती है जहाँ 0 डिग्री होती है और इधर तक चले तो हमको 180 देखने को मिलती है और इधर तक चले तो हमको 180 देखें। हालांकि आपको 90 इसलिए दिख रही है क्योंकि ग्लोब का आधा भाग दिख रहा है। तो 180 पूर्व में और 180 पश्चिम में देखने को मिलती है। जब 180 पूर्व में पहुंच जाते हैं तो घूमकर 180 यहाँ पे 0 मिल जाते हैं, मतलब उधर। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, मतलब एक डेट बदल जाती है। और इसको जो बीच वाला है, बीच वाला जो 0 डिग्री, उसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं जो 0 डिग्री देशांतर है, इनकी संख्या तो हमको टोटल मिलाकर, मतलब ये देशांतर है, उनकी संख्या हमको 360 देखने को मिलती है। तो जो कि 180 भागों में हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, पूरब और पश्चिम में। इसके अलावा 0 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा IST जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत सारी कंट्रियों से होकर गुजरती है। तो वो भी हम यहाँ पे मैप में एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, जो 0 डिग्री है वो कहाँ से होकर दिखेगी आपको? इंग्लैंड से होती हुई नजर आएगी। तो इंग्लैंड कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए आयरलैंड, ये देखिए आपको इंग्लैंड दिख रहा है। अब मैं यहाँ मतलब माउस या पेन यहाँ चला नहीं सकता क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, तो आप एक बार मैप में या सर्च करके देख सकते हैं। तो हम कंट्री के नाम देख लेते हैं, कौन कौन सी कंट्री से होकर गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, स्पेन, माली, टोगो, अंटार्कटिका नीचे सबसे दक्षिण में देख सकते हैं, फ्रांस है, अल्जीरिया है, बुर्किना फासो है और घाना है। ये सभी टोटल 8 कंट्री से होकर क्या गुजरती है? मध्याह्न रेखा, मध्याह्न ग्रीनविच, GMT जिसे बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। अब यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। देखिए ये गई है, ये 0 डिग्री गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए यूरोप से भी मतलब कुछ कंट्री से होकर गुजरी है, इंग्लैंड, और इसके अलावा अफ्रीका से भी कुछ कंट्री से होकर गुजरी है, और नीचे अंटार्कटिका आप देख सकते हैं। टोटल 8 कंट्री। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो क्या है, मतलब जो देशांतर है, देशांतर की अगर बात करें तो जो प्रधान अम्योत्तर रेखा यानी कि GMT जिसे बोलते हैं, जो 0 डिग्री है, ये वाली, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री इसको मतलब माना जाता है क्या? GMT माना जाता है। यह लंदन से गुजरती है। लंदन मतलब कहाँ पे? इंग्लैंड। लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और 0 के दोनों ओर हमको क्या देखने को मिलता है? इधर भी हमको 180 देखने को मिलता है, इधर भी हमको 180 देखने को मिलता है। जो कुल मिलाकर हमको टोटल कितनी देखने को मिलती है? 360। जहाँ केवल 0 अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है, उसी प्रकार ये क्या करती है? पृथ्वी को खड़े में यानी कि ग्रेट सर्कल में इसको बांटा जाता है। देखिए, एक तो पूर्व में और एक पश्चिम में 2 भागों में इसने जो है पृथ्वी को बांट दिया है खड़े में। ठीक है, तो एक देशांतर की जो भूमध्य रेखा पर दूरी होती है, यहाँ पे देखिए देशांतर कैसी होती है आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में। देखिए देशांतर कहाँ से निकली है? एक केंद्र बिंदु से निकली है और नीचे जाके एक केंद्र बिंदु में जाकर मिल गई है। तो हम देख सकते हैं सबसे अधिक दूरी कहाँ पे होगी इनकी? भूमध्य रेखा पर। तो सबसे अधिक दूरी जो भूमध्य रेखा पर होती है, इसकी होती है कितनी? 111.32 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे कम दूरी कहाँ पे होती है? दक्षिणी या उत्तरी ध्रुव में हमको देखने को मिलती है। ध्रुवों में जाके ये बहुत कम हो जाती है, मतलब बहुत कम हो जाती है। और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित 180 क्या कहलाएगा? पूर्वी देशांतर। और यहाँ पे हमको ये पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। ये क्रमशः पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध कहलाते हैं एक तरीके से। और गोलाकार होने के कारण यहाँ पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री यहाँ पे हमको घूमती हुई नज़र आती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं पृथ्वी जो होती है, हम अगर देखें तो 360 यानी कि हम देख सकते हैं जो टोटल मिला 24 घंटे है, 24 घंटे में हमको 1440 मिनट देखने को मिलती है। तो 1440 मिनट में क्या घूमती है? 360। तो 1 डिग्री घूमने में कितना लेगी? तो अगर इसका हम भाग देते हैं, ये काटते हैं, तो हमको टोटल निकल कर आता है 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है, तो टोटल 1 घंटे में मतलब हम देखें तो 1 घंटे में हमको 15 डिग्री देखने को मिलती है। तो 1 घंटा अगर टोटल होता है तो पृथ्वी 15 डिग्री आगे या पीछे खिसक जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी में तो घूम रही है, अतः पूर्व का जो समय है आगे की ओर तथा पश्चिम का समय पीछे की ओर होगा। इसी कारण पृथ्वी के सभी स्थानों पर हमको समय की भिन्नता देखने को मिलती है। और यहाँ हमको 1 घंटे में 15 डिग्री
क्या होती है, अंतर यहाँ पाया जाता है। और 0 से 180 पूर्व में अगर है, पूर्व मतलब ये वाला भाग, 0 से 180 अगर पूर्व में है तो उसमें जाने में हमको 12 घंटे पीछे मतलब एक प्रकार से समय मिलता है। यहाँ अगर हम यहाँ हैं और यहाँ अगर हम इधर चले गए वापस तो हमको क्या मिलेगा, 12 घंटे पीछे, और इधर गए तो हमको 12 घंटे आगे का समय मिलेगा। तो इसी के कारण हमको यहाँ पे एक दिन का अंतर देखने को मिलता है, इस पोजीशन से इधर जाते हैं तो हम ये भी देखने वाले हैं। चलिए उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं, कुछ अंतर है, ये अंतर पूछा भी जा सकता है तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्षांश की बात करते हैं और देशांतर के, दोनों में अंतर है। अक्षांश को लैटिट्यूड बोला जाता है और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। तो अक्षांश जो होती है विषुवत वृत्त के जो है उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी, जिसे डिग्री, मिनट या सेकंड में मापा जाता है, ये होती है। और देशांतर की अगर बात करें तो देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी होती है जिसे डिग्री, मिनट या सेकंड में मापा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, मतलब ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम में 0 से 180 मापा जाता है, जैसे कि हमने अभी देखा। सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं, मतलब एक के बाद एक 111 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। और सभी देशांतर रेखा विषुवत वृत्त के लंबवत होती है, इनकी जो चौड़ाई होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है। ग्लोब पर अक्षांश जो होते हैं समानांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं और ये सभी देशांतर वृत्त समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं, यानी कि ध्रुवों में जाकर 0 हो जाते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, 111 किलोमीटर होती है। और यहाँ पर दो देशांतर के बीच की दूरी जो होती है विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा, यानी कि 111.32 किलोमीटर, तथा ध्रुवों में जाकर 0 हो जाती है। मध्य में 45 डिग्री अक्षांश पर 79 किलोमीटर हो सकती है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त तथा 90 अक्षांश को ध्रुव बोला जाता है। और यहाँ देशांतर की जो कुल संख्या होती है 360 होती है। और यहाँ हमको पूर्व और पश्चिम में दोनों में 180 में बटी हुई नजर आती है। उसके अलावा विषुवत वृत्त से जो ध्रुव है, ध्रुव की ओर अक्षांश का उपयोग तापमंडल के निर्धारण में सहायक होता है, जैसे कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी उष्णकटिबंध, 23 डिग्री से 66.5 डिग्री यहाँ हमको शीतोष्ण कटिबंध देखने को मिलता है, और 66.5 से 90 डिग्री शीत कटिबंध। पर यहाँ देखिए देशांतर का उपयोग प्रमुख यामियोत्तर, यानी कि जो ग्रीनविच मैरीटाइम है उसके सापेक्ष में स्थानीय समय के निर्धारण में किया जाता है, जैसे कि हम अभी आगे देखने वाले हैं। चलिए इसी के संबंध में बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा तो हमने देख लिए। समय रेखा कहाँ से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, इसलिए इसको GMT बोला जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो हमको गुजरती हुई नज़र आती है बेरिंग जो जल संधि है, हाँ मतलब एक प्रकार से उत्तरी अमेरिका और जो यूरोप है, मतलब एक प्रकार से एशिया है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और एशिया के मध्य से हमको ये गुजरती हुई नज़र आती है। तो अब ये टेढ़ी क्यों दिख रही है, देखिए यहाँ पे भी हमको देखिए ये कुछ स्थान, मतलब कुछ स्थान पर सीधी है और कुछ स्थान पर बहुत टेढ़ी नज़र आ रही। यहाँ पे देखिए ये वाली ग्लोब पर ये देखिए यहाँ सीधी हो गई, फिर यहाँ से देखिए अब ये घूमी इसलिए है, देखिए बहुत सारा यहाँ राउंड हुआ है, आड़ी टेढ़ी हमको दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि ये किसी भी स्थल भाग को टच नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके कारण स्थल भाग को छोड़ते हुए ये इस प्रकार हमको क्या दिख रही है, टेढ़ी दिख रही है। तो हम अगर ये तिथि रेखा क्यों बोला जाता है इसको, अगर हम एक मतलब तिथि रेखा के इस साइड जाते हैं तो हमको एक दिन पीछे मिलता है, यानी संडे मिलता है। और तिथि रेखा से इधर आते हैं कहाँ पे, पश्चिम में, तो हमको एक दिन आगे मिलता है, यानी मंडे मिलता है। एक डे ऐड हो जाता है और एक डे माइनस हो जाता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी 180 जो यामियोत्तर है, यानी कि मीन टाइम जो है, ग्रीनविच मीन टाइम जो मध्याह्न होती है, उसके लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई है। स्थल खंड एक भी आपको टच करता हुआ नजर नहीं आएगा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उसमें। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उस पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। और बेरिंग जो सागर है, बेरिंग जल संधि हम देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे, यह बेरिंग जल संधि में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ठीक है। ये देखिए ये मोड़ी गई है, यहाँ पे हमको इधर साइड मुड़ी हुई नज़र आ रही है और यहाँ पे बेरिंग जल संधि पर पश्चिम की ओर मुड़ी हुई नज़र आती है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों में ये हमको अलग अलग देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमने देखे क्या, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखे, कुछ बातें इसके बारे में देखे। तो आप यहाँ देख सकते हैं आर्कटिक सागर, अलास्का दिख रहा है, साइबेरिया दिख रहा है, देखिए ये इधर बेरिंग जल संधि से हमको इधर देखने को मिलती है। उसके बाद हवाई द्वीप है, उसके बाद फिजी द्वीप समूह ये नीचे आपको जाती हुई नज़र आती है। कौन कौन सी चीज़ें द्वीप यहाँ का टच हो रहा है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और एक दिन घटता है और एक दिन बढ़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे कि हमारे भारत की अगर बात करें हम, तो भारत में हमारा जो मेन मतलब मुख्य टाइम है, हम जब इंडिया का भूगोल पढ़ेंगे भारत का तब हम पढ़ेंगे, तो भारत का जो मानक समय है वो 82:30 है, ठीक है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है, मतलब संपूर्ण भारत में इसी को फॉलो किया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। भारत के लिए जो मानक समय है वो बोला जाता है 82:30 डिग्री पूर्व में, ठीक है। मतलब जो हमारा भारत है, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, हमारा भारत आप देख सकते हैं 180 पूर्वी देशांतर है, तो यहाँ जाकर वो क्या हो जाती है 82:30, ठीक है, यानी 5.5 घंटे। अगर यहाँ लंदन में हमारा 12 बजा है तो यहाँ हमारे भारत में 5:30 बजेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये ध्यान में रख सकते हैं। कुछ स्थानीय समय भी होते हैं, जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी पर मतलब विशेष स्थान एक प्रकार से देखें तो सूर्य की स्थिति से अलग अलग होते हैं, और स्थानीय मध्याह्न समय वह समय होता है जब सूर्य उस स्थान विशेष पर लंबवत होता है। भारत के लिए सर्वाधिक हम देखें तो भारत हम देख सकते हैं, इधर अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, इधर वाले भाग में आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, इधर गुजरात देखने को मिलेगा। तो दोनों में हम देख सकते हैं काफ़ी अंतर है, काफ़ी अंतर यानी कि 30 देशांतरों का अंतर है। 30 देशांतरों का अंतर समझ सकते हैं आप। एक प्रकार से अगर देखें तो 15 देशांतर यानी कि 1 घंटा, और 30 देशांतर यानी कि 2 घंटा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह सूर्य 6 बजे निकला है तो गुजरात में वो कब पहुँचेगा, 8 बजे पहुँचेगा। तो 2 घंटे का यहाँ पे हमको काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक पूर्व में हमको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, सर्वाधिक पश्चिम में हमको गुजरात देखने को मिलेगा, और दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर यानी कि 120 मिनट का अंतर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी देख लिए, और एक बार हम ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। फिर हमारा जो है आगे भौतिक भूगोल हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं, ताकि आपके दिमाग में रिकॉल फिर से हो जाए और आप एक बार रिवीजन करें तो आपको आसानी से सारी चीज़ें पता चल जाए। तो चलिए हमने शुरू करें हैं पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियाँ हमने देखे 4 प्रकार से, हमने मतलब जो स्थिति उसकी देखें। 2 प्रकार की गतियाँ होती है, एक घूर्णन होती है, मतलब एक घूर्णन होती है, और एक परिक्रमण होती है। तो दोनों हमने देखे हैं। उसके अलावा हमने दिन और रात छोटा बड़ा क्यों होता है, क्योंकि 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के कारण दिन और रात यहाँ पर छोटा बड़ा नज़र आता है। उसके अलावा पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति क्या होती है वो हमने देखे, ऋतु परिवर्तन क्या होता है वो सारी चीज़ हम यहाँ देख लिए। 4 प्रकार की ऋतु होती है, ज्वार भाटा क्यों आता है, दीर्घ ज्वार देखे, लघु ज्वार देखे, और यहाँ पे हमने उसकी समय भी देखे कब आता है। कुछ हमने देखे भारत में कहाँ पे ज्वार भाटा आता है, और कुछ विश्व लेवल पर भी देखे हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे ज्वार भाटा की उत्पत्ति की संकल्पनाएं भी देखे हैं, 5 प्रकार की देखें। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के बारे में हमने यहाँ पे विस्तार से देखा। इसके अलावा हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा, साथ में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में। तो अक्षांश हमने देखे थे टोटल मिलाकर 181, मतलब 180 बोला जाता है। तो 0 डिग्री का अगर मिला दे तो 181 होती है। ऊपर होती है 90, नीचे होती है 90, और बीच में होती है 0, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अक्षांश रेखा। काल्पनिक रेखा होती है, पृथ्वी पर हमको ऐसी रेखाएं नहीं मिलेगी देखने को। तो हमको यहाँ 3 इंपॉर्टेंट देखेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री, ये हमने इंपॉर्टेंट रूप से देखा। उसके अलावा कौन कौन सी कंट्री से वो गुजरी है, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिणी। तो ये हमने तीनों रेखाओं के बारे में, कंट्री कौन कौन सी है, आप एक बार मैप बनाएं और मैप में इंडिकेट करें तो आपके दिमाग में वो एक प्रकार से पिक्चराइज हो जाएगा। उसके अलावा हमने देशांतर के बारे में बात करें। देशांतर टोटल होती है 360, और 360 होती है, एक तो होती है पूर्व में और एक होती है पश्चिम में, अलग अलग होती है दोनों। जो 0 डिग्री होती है वो कहाँ से गुजरती है उसके बारे में भी हमने यहाँ टोटल 8 कंट्री से वो गुजरती है, मतलब लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, इसलिए इसको GMT बोला जाता है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय इसको बोला जाता है। उसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ अंतर के बारे में भी बात की है, मतलब जो अक्षांश और देशांतर के बीच में अंतर है वो भी हमने यहाँ विस्तार से देखा। इसके अलावा हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात की है, जो कि हमारी जिसमें पूर्व की तरफ जाने पर 1 दिन घट जाता है और पश्चिम की तरफ जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, अक्षांश देशांतर सारी चीज़ें। अब हम आगे देखने वाले हैं भौतिक भूगोल से संबंधित। तो भौतिक भूगोल में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सिलेबस की चीज़ें हैं वो भी हमको यहाँ देखने को मिलेगी, और कुछ अदर चीज़ें जो हम काफ़ी ओवरव्यू के तौर पर देखते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं,
और नहीं पसंद आया तो आप कमी बताएंगे कमेंट में, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको सुधार किया जाए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, जैसे जैसे कमी पता चलती है उसी प्रकार वो इम्प्रूव होता चला जाता है। अगर लेक्चर में कुछ कमी है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, उसको सॉल्व ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।